हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? बढ़िया। तो आज अपन जो ऑनलाइन वीडियो अभी अपन देख रहे हैं कंटिन्यू, उसमें आप स्टडी कर रहे होंगे। हम भी आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप घर बैठ के उन्हें अच्छे से पढ़ रहे हैं, वीडियो कंटिन्यू आप देख रहे हैं, ताकि आप उन चीज़ों को याद कर सकें, अच्छे से उनके नोट्स बना सकें, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। यानी कि घर बैठकर भी यदि आप कोशिश करें तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप लोगों को कंटिन्यू घर पे ही वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। कोशिश कीजिए कि आप लोग भी उतना ही इंटरेस्ट से पढ़ें जितना इंटरेस्ट से हम आप तक वीडियो पहुंचा रहे हैं। कई बार अपन ये सोच लेते हैं कि ऑनलाइन वीडियोस में अपने को समझ नहीं आ रहा है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी नेगेटिव थॉट अपने दिमाग में क्रिएट नहीं करनी है, क्योंकि आप तो अभी 9th में एंटर हुए हैं, है ना, और छोटे भी हैं। तो कोशिश कीजिए, जैसे आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, स्कूल आपको घर तक वो चीज अवेलेबल करवा रही है जो आज आप घर बैठ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, अगर इस सिचुएशन में यदि अपन नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अपन शिक्षा में भी पीछे रह जाएंगे, है ना। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि अगर आपको अवेलेबल हो रही है सामग्री तो आप अच्छे से उनको पढ़ें और उनके नोट्स भी बनाएं। और यदि कोई दिक्कत भी हो तो भी हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप जो हैं, यदि कोई दिक्कत है तो आराम से, किसी भी वीडियो में दिक्कत है तो कमेंट में जाकर जरूर अपने को बताएं कि हम लोगों को ये सूचना पहुंचाएं कि हमें ये चीज समझ नहीं आई है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जब बनाएं तो पहले जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन ढूंढें, है ना। तो आप बच्चों से यही उम्मीद है कि आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं, साथ ही नोट्स बना रहे हैं। जरूरी है बेटा, जब तक आप खुद नहीं करेंगे उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आएगा, है ना। तो कोशिश कीजिए कि आप रेगुलर वीडियोस देखें। आज अपन जो है वो 9th क्लास की साइंस का 4th चैप्टर जो है वो शुरू करेंगे, जिसका नाम है परमाणु संरचना। आपने देखा होगा लास्ट वन वीडियो जिसमें अपन ने 3rd चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। 3rd चैप्टर के अंदर आपने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? परमाणुविक द्रव्यमान व आणविक द्रव्यमान तथा मोल संकल्पना, यानी कि जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा था, मोल कॉन्सेप्ट, वो आपको इन फ्यूचर हायर एजुकेशन जब आप लेंगे, हायर स्टडी के अंदर आप जाएंगे तो उसके अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना। साइंस में तो करेगा ही, अदर सब्जेक्ट में भी कॉमनली जो साइंस आती है उसमें भी बहुत आपको हेल्प मिलेगा। तो आपने वो वीडियो देखा होगा, नोट्स बनाए होंगे। अगर उसमें भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जरूर लिखें और हम तक ये सूचना जरूर पहुंचाएं बेटा। तो अब आज अपन शुरू करेंगे अपना अगला टॉपिक, जिसका नाम क्या है आपके परमाणु संरचना। क्या नाम है? परमाणु संरचना। परमाणु संरचना मतलब क्या? सबसे पहले तो अपन यही देख लें कि ये परमाणु क्या है। वैसे तो मैंने जो पहले चैप्टर्स पढ़ाए हैं उनमें बेसिक नॉलेज आपको दिया है कि परमाणु एक प्रकार का कण ही है, लेकिन इस कण को डायरेक्टली परमाणु शब्द के नाम से बोलना ठीक नहीं, क्योंकि कण को अपन तत्व के रूप में लेते हैं। तत्व में बहुत सारे कण हैं और ये तत्व जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है आपका परमाणु और एक है आपका अणु। सही है। कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परमाणु के रूप में स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, उन तत्वों को अणु फॉर्म में देखा जाता है, जैसे O2, N2, H2, राइट। ऐसे तत्व जिनको
वातावरण में, पर्यावरण में मुक्त अवस्था में रखना संभव नहीं है, वो क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। यानी वो आपस में दो परमाणु मिलेंगे और एक अणु का निर्माण करेंगे। लेकिन कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो परमाणुविक फॉर्म में ही स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं, वो कण क्या कहलाते हैं? परमाणु। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये वो कण हैं जिनको स्वतंत्र अवस्था में अणु के रूप में रखने की जरूरत नहीं है, ये परमाणु रूप में भी स्वतंत्र अवस्था में पाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आपका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था जिसमें अपन ने परमाणु शब्द को खोज लिया कि परमाणु शब्द कहां से किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। अब परमाणु की जब आपने बात कर ली तो अपन देखते हैं कि अगला टॉपिक आपका कि परमाणु की संरचना क्या है, या संरचना से पहले यूं कहें कि परमाणु जो है वह होता क्या है। तो परमाणु एक ऐसा कण है। परमाणु क्या है? तो अपन इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? परमाणु शब्द की परिभाषा क्या लिखी जा सकती है ना? तो परमाणु शब्द को अपन किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है, सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक विभाजित और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। बात समझ में आ गई होगी, है ना, कि वह सूक्ष्मतम कण है जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आए, उन्होंने कहा कि अपन दो चीजों को आपस में घसते हैं तो उनमें क्या होता है? एक घर्षण बल आ जाता है, उनमें एक अट्रैक्शन आ जाता है। आता है कि नहीं आता है? आप कंघी से बाल बना रहे हैं तो आप देखते होंगे कि बाल उस पर चिपकने लगते हैं। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कि उसमें कोई ना कोई कण ऐसा है जो आवेशित है, यानी कि वो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये आकर्षण का जो गुण है, ये आकर्षण का गुण आवेशित कण की वजह से ही आ सकता है। इसलिए कहा कि परमाणु अकेला तो नहीं है, उसमें कोई ना कोई कण तो मौजूद है। परमाणु के अंदर कोई ना कोई तो कण है जिसे नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जिसे सबसे पहले जे थॉमसन ने देखा। परमाणु के अंदर कण है, यानी परमाणु एक अविभाज्य कण नहीं है, उसमें भी कण है, सूक्ष्म कण है, जिन्हें आप इन कणों को क्या बोलेंगे? अवपरमाणविक कण कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। अवपरमाणविक कण का क्या अर्थ है? अवपरमाणविक कण का मतलब परमाणु जो है वो भी कई कणों में विभक्त किया गया है। ये सबसे पहले किसने बताया बेटा? जे थॉमसन ने। यानी परमाणु को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है एज ए सब पार्टिकल, यानी अपरमाणविक कण, जिसमें पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। मेरी बात समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चले, ये तो था आपका क्या? परमाणु, परमाणु की परिभाषा और परमाणु का वर्गीकरण। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या है आपका? परमाणु की संरचना। यानी परमाणु किस तरह का होता है, इसको आप किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इन सब को अपन देख सकते हैं।
तो आइए अपन शुरू करते हैं अगला टॉपिक जो है परमाणु की संरचना। क्या है बेटा अगला टॉपिक? परमाणु की संरचना। तो आइए शुरू करते हैं परमाणु की संरचना किसे कहते हैं। तो परमाणु की संरचना मतलब क्या कि परमाणु एक गोला तो है पर वो कैसा है, किस तरह से उसे दिखाया जाता है, आप उसके स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले परमाणु की संरचना को डिफाइन करने के लिए 3 साइंटिस्ट जो हैं वो आए। सबसे पहले आए जे थॉमसन, जे थॉमसन। फिर आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उसके बाद आए बोहर, जिसे आप बोर भी कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले संरचना को डिस्क्राइब किसने किया? थॉमसन ने। थॉमसन ने क्या कहा कि परमाणु एक धनावेशित गोला है। परमाणु क्या है? एक धनावेशित गोला है जिसके ऊपर धन चार्ज है और उसमें उपस्थित कण, जिसे आपने इलेक्ट्रॉन कहा है, वो इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए रहते हैं। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे दाल के हलवे में ड्राई फ्रूट्स, या यूं कहें कि तरबूज में उसके बीज। तो इन्होंने कहा कि तरबूज के अंदर जो रेड गिरी होती है वो तो है आपका धनावेशित गोला। क्या है वो? आपका धनावेशित गोला, तथा उसमें उपस्थित उसके बीज जो कि इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित किए जा रहे हैं वो बिखरे हुए रहते हैं। तो थॉमसन ने कहा क्या? परमाणु एक धनावेशित गोला है। करेक्ट। उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन गोले में बिखरे हुए रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा सा आपको एक नियम और एक मॉडल दे दिया है ना, एक सिद्धांत प्रस्तुत किया। किसने? जे थॉमसन ने। लेकिन थॉमसन का ये मॉडल जो है कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने रिसर्च किया और परिणाम निकाले, लेकिन वो परिणाम को जे थॉमसन का जो ये मॉडल था वो जस्टिफाई नहीं कर पाया, यानी उसकी व्याख्या ये मॉडल कर नहीं पाया। तो ये व्याख्या क्या हो गई? इसकी असफल हो गई। इसलिए थॉमसन के मॉडल की असफलता को दूर करने के लिए अगला वैज्ञानिक आया जिसने परमाणु की ही व्याख्या की, और वो वैज्ञानिक आया कौन बेटा? रदरफोर्ड। कौन आया? सेकंड वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड। थोड़ा सा ध्यान करेंगे क्योंकि ये रदरफोर्ड जो है उसने भी बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। तो रदरफोर्ड क्या कह रहे हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड, बात समझ में आ गई होगी। अर्नेस्ट रदरफोर्ड का क्या मतलब है? इसने क्या बोला था? कहने का क्या तात्पर्य है? इसने कहा कि परमाणु बेशक एक धनावेशित गोला हो सकता है, लेकिन उसको आप किसी प्रयोग से समझ सकते हैं। कैसे प्रयोग से? तो कहा रदरफोर्ड ने, एक सोने की पन्नी लीजिए, एक सोने की पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। किसने? रदरफोर्ड ने। यानी कि उन्होंने एक डायग्राम बनाया, सोने के कण, ये सोने के कण, ठीक है। ये क्या है? सोने के गोले या कण, लिख दिया। अब इनके ऊपर क्या किया बेटा? इनके ऊपर अल्फा कणों की क्या की? बौछार की।
किनकी बौछार की? अल्फा कणों की कर दी। जब अल्फा कणों की बौछार की तो देखा कि कुछ अल्फा कण तो मार्ग से विचलित हो गए, टकराए नहीं, और इलेक्ट्रॉन से टकराए तो भी विचलित हो गए, मार्ग से विचलित हो गए। लेकिन एक अल्फा कण ऐसा आया जो टकरा कर पुनः उसी दिशा में लौट गया। तो रदरफोर्ड ने कहा यह तो एक ऐसी कल्पना हो गई जिसकी अपन क्या विश्वास नहीं कर सकते, अविश्वसनीय कल्पना है, जिसका कोई अपने को ऐसा नहीं समझ आ रहा था कि इस तरह के भी रिजल्ट आ सकते हैं क्या। यानी कि उन्होंने जो परिणाम देखे तो वो अकल्पनीय था। तो कहा कि ये ठीक उसी प्रकार से है कि आपने 15 इंच के गोले को टिश्यू पेपर के ऊपर मारा और वो टिश्यू पेपर से टकराकर पुनः अपनी तरफ ही आ गया। तो क्या ऐसा संभव है क्या? संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा इस बात को आप ठीक ऐसे समझ सकते हैं कि आपने एक बच्चे को जिसके आंखों में पट्टी बांधी है, उस बच्चे को आपने एक रूम में खड़ा किया और रूम में उसको कहा पत्थर मारने के लिए चारों तरफ। तो आप क्या देखेंगे कि पत्थरों की दीवार से टकराने की आवाज अपने को सुनाई देती है। लेकिन उसी बच्चे को चार दीवारी जो वायर यानी कि तार की बनी हुई है, उस तार की बनी हुई चार दीवारी में खड़ा करके उसे कहो कि चारों तरफ पत्थर मारो, तो क्या होगा? चारों तरफ पत्थर मारने से पत्थर जो वायर से टकराएगा वो तो विचलित हो जाएगा और कुछ कण जो है वो वायर के बीच में से सीधे ही निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जब अपन पत्थर मार रहे हैं तो बीच के कण जहां अपन खुद खड़े हैं वहां से टकराकर पुनः उसी दिशा में लौट जाए। तो कहा कि परमाणु भी कुछ ऐसा ही है, एक रिक्त गोला है परमाणु। क्या है रे परमाणु? एक रिक्त गोला है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बेशक बिखरे हुए हैं, लेकिन जब अल्फा कण आते हैं तो कुछ अल्फा कण तो सीधे ही निकल जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन से टकराकर विचलित हो जाएंगे, पर इसके बीच में संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है। किसमें? परमाणु के केंद्र में संपूर्ण धनावेश केंद्रित रहता है, राइट। और यहां से यदि कोई अल्फा कण टकराएगा तो वह 180 डिग्री के कोण से पुनः उसी दिशा में लौट जाता है। तो ये किसने समझाया? रदरफोर्ड ने कहा कि धनावेशित गोला बिल्कुल खोखला है जिसमें इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए तो हैं, पर जब कोई अल्फा कण की बौछार करे तो रिक्त कक्ष खाली जगह में से अल्फा कण सीधे निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे तो विचलित हो जाएंगे, तथा यदि वो नाभिक से टकराएंगे जहां संपूर्ण धनावेश केंद्रित है तो वहां से 180 डिग्री से घूम जाएंगे। तो ये किसने बताया? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने ये तो समझा दिया, लेकिन कुछ कमियां फिर भी रह गई। तो रदरफोर्ड की कमियों में क्या आया? ये बात समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ये समझाने के बाद रदरफोर्ड ने कहा कि जब भी कोई परमाणु है तो परमाणु में तो इलेक्ट्रॉन है, ये नाभिक है और ये कक्ष है तो उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो कहा कि जब भी कोई कक्ष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो वो ऊर्जा का क्या करते हैं बेटा? उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन करते हैं तो एक समय बाद में ऊर्जा खत्म हो जाएगी और ऊर्जा खत्म होने से वह नाभिक के अंदर गिर जाएगा। नाभिक में गिरेगा तो वो क्या हो गया? परमाणु अस्थायी हो गया, जबकि ऐसा संभव नहीं है। इस प्रकार ये तथ्य भी, ये मॉडल भी असफल रहा। रदरफोर्ड की मॉडल्स वैसे तो यूजफुल हैं यदि आप देखें तो, पर फिर भी ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था, इसलिए इसके बाद इसी को मॉडिफाइड करके कौन आया? बोहर। लेकिन बोहर के मॉडल को अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपको दो मॉडल परमाणु की संरचना के बता दिए गए हैं। यही आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आप इसके नोट्स बनाएं और नोट्स का जो आप अपडेट है हमें भेजें ताकि हम आपको बता सके कि आप जो लिख रहे हैं वो सही है या नहीं, क्योंकि आपको नोट्स बनाने के तरीके भी आने चाहिए। कोशिश कीजिए कि आपको जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है, जिस दिन आपको वीडियो अवेलेबल होता है उसी दिन आप देखें और उसके नोट्स बनाएं। थैंक यू।